तो यही फैसला लिया है कि बेरोजगारी को लेकर के, घटती नौकरियों को लेकर के, योग्यता अनुरूप काम की कमी होना या कम वेतन पर नौकरी मिलना, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण जो पैदा हो गया है सरकार में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक फीस महंगी हो गई है, शिक्षा का लगातार निजीकरण होता जा रहा है, या शिक्षा में वो व्यवस्था लागू हो रही है जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे शिक्षा दूर होती चली जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सुझाव आए हैं। और इधर जो रोजगार की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं, ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। इसी तरह मुद्रा वाली योजना को हम लोग बार बार कहते हैं और कई बार कहा कि 33 लाख करोड़ रुपए बांटे गए हैं और 52 करोड़ लोगों को पैसा मिला है, और ये सरकार मानती थी कि एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार इससे मिलेगा। तो अगर ये बात हम सरकार की स्वीकार कर लें तो एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं बचना चाहिए, हर एक के पास रोजगार होना चाहिए। युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे, और न केवल संविधान की रक्षा करेंगे बल्कि आरक्षण को भी बचाने का काम यही युवा करेंगे मिलकर के। हाल ही में जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हर बार आपको तकलीफ देनी पड़ती है हम लोगों को। देखिए,
मैंने डेटा दिया था आपको, जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग है, ये भी है गोरखपुर, अमेठी, कुशीनगर की है। ये डेटा देख लीजिए आप, वो आप समझ गए होंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुशीनगर होकर के आया था, जो मुझे जानकारी मिली है वहां से, आईपीएस पीपीएस अधिकारी कुशीनगर जिले में पीडीएस समाज का केवल एक है। कुशीनगर जिले में पीपीएस और आईपीएस अधिकारी केवल एक है, एक, आप समझ लीजिए। और फिर जो घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामनिवास सुमन जी पर, वो उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। और वो तो अभी विषय हमने कविता नहीं सुनी उनकी, अगर उन्होंने कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा। नहीं, अगर कहोगे तो हम प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार भी मैंने आपसे बोला था, कहो तो हम इस पे चलवा दें। वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता बताओ, मैं चलवा देता हूं। नहीं, उनके हैंडल से नहीं चलाएंगे, किसी न्यूज चैनल से चलाएंगे। मुझे लगता है आज तक ने बड़ा अच्छी कवरेज दी है। आज तक वाला दिखाइए, यूपी तक वाला। बीजेपी सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था। वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में सरोज जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया था। ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। अगर गाना कविता मिल गई हो तो चला दीजिए। इसी तरह हमारा एक समाजवादी साथी पर सोशल मीडिया पर उसने कोई टिप्पणी कर दी या कुछ लिख दिया, पुलिस ने और थाने में जाकर के मारपीटी सुनने में आया। आ गया, अभी कविता आ गई। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ और जो भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं
सब तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर करके दबाव बना करके उसको छुड़वाना चाहिए। तब तो पीडीए में हो आप। नहीं, पहले मैं कह दूं, अगर आप, मुझे तो पता नहीं है आप पत्रकार हैं कि या सहयोग समर्थन करने आए हैं। सवाल पूछे कुछ, लेकिन उस सवाल के बाद मेरे ऊपर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा गया है 67 के तहत, 352 के तहत। उसकी भी मुझे पीड़ा नहीं है मुकदमा होने के बाद, लेकिन अब मुझे धमकियां मिल रही है, फोन पे आतंकवादी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर तुझे मार दूंगा। मेरे घर से निकलना फिर मुश्किल हो गया है, पत्रकारिता मेरी खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं लगता है, परिवार रो रहा है। किसी अखबार में? ये सर मेरे पास है सर, मैं एंकर हूँ, टीवी न्यूज एंकर। अच्छा, न्यूज टीवी एंकर। ला, हमें दे देना, हम दे देना, कह देंगे, मदद करेंगे आपकी भी। मदद की जरूरत तो है ही है, लेकिन सर ये जिसमें धाराएं लगी है उसकी भी चिंता नहीं थी, लेकिन अब तक मुझे लग रहा है कि मैं मार दिया था। मैं एसीपी के पास गया, उसने मेरी नहीं सुनी, FIR नहीं ली। मैं अपने थाने में गया, उसने कहा साइबर सेल में जाइए, उसने वहां से मेरी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। इसीलिए पीडीए में सबसे पहला वर्ड जो है वो पी फॉर पत्रकार भी है और पी फॉर पीड़ित भी है। इसलिए आपकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी पीडीए समाज की है। क्या शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। हमें क्या करवा देंगे? हमें भी? अच्छा, हाँ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था को। क्या है कानून व्यवस्था उनकी? इसका मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जितने भी एक मिनट ये जो चुनौती दी जा रही है, वो जो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क है, संबंध होगा, और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयों पर बहुत सारे क्षत्रिय नेता समर्थन कर रहे हैं, जिसका आपके पुराने सहयोगी राजा भैया, मंत्री राजा भैया बोलते तो अच्छा लगता। यही सम्मान है उनका, मंत्री नहीं रहे। क्या चाहिए? किसकी? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी सच में मेरी जानकारी में नहीं है। किससे? नहीं, हम सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी, हम सब लोग मदद करेंगे। देखिए, अगर कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो इनके अपने लोग हैं
वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखाते पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं, हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती, अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर रहे हैं राजनीति। इसलिए क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो एक बड़ा सपना लेके कर रहे हैं। और सोचिए आप, हम लोगों का विजन देखिए आप, हम लोगों ने हवाईजहाज उतारा सड़क पर, अब मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं कि रात में भी उतारेंगे। देखिए हमारे काम का असर देखिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये हाइब्रिड मॉडल इतना बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मॉडल होते हैं वो कुछ न कुछ लाभ या करप्शन के मॉडल होते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल से जो सड़क बन रही है, आप, मैं दावा कर सकता हूं, आप मुख्यमंत्री जी से पूछो जाके ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, वो बता ही नहीं पाएंगे। और अगर एक्सप्रेस वे दूसरा देख रहे, अपना तो देख लेते पहले, वो गोरखपुर लिंक जो अभी तक नहीं बन पाई, उधर भी तो उतारे हैं हेलीकॉप्टर। हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि हर सड़क को वो एक्सप्रेस वे समझते हैं। हम तो ये कहते हैं ना, ऐसे लोगों से कहते हैं ना कि भाई हमें भरोसा है संविधान पर, कानून पर। आप आइए खुले मैदान पे, खुले मन से आओ, बहस कर लें, बात कर लें, खुले मन से आइए ना, आइए बात कर लें। बात करने में क्या है, किस बात की नाराजगी है? आइए खुले मन से, हम लोग भी बात कर लें आपसे। देखिए, हम लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, कानून पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं, और खुले मन से बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बताइए, खुले मन से बात करोगे? और मैंने कहा, कई बार कहा, फिर दोहराता हूं, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की, अभी जरूरत है सीमा पर सेना की। और जब कभी भी आप पाकिस्तान से सवाल खड़े करोगे तो आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। कई जो अखबार हैं इंटरनेशनल से लेकर के आपके हमारे महत्वपूर्ण अखबार हैं, कई राइटअप आए हैं, कई लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे, तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए किस तरह की चीजें हैं, सेना की जरूरत सीमा पर है। अभी तो कितनी 24 सीटें खाली हैं कश्मीर में। मैं सेना से कहूंगा कि 24 सीटें भरवा दो कश्मीर की, ये जो सेना यहां घूम रही है। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है चीजें, सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि जो नोटबंदी का परिणाम आया, हो सकता है जलबंदी जल्दी कर दें। नोटबंदी में कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जलबंदी होने के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। भाई, हमें इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हमें इतनी जानकारी नहीं है। ये सरकार ही जानकारी दे सकती है कि अगर उस तरह का बड़ा पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे या रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कितना समय लगेगा। देखिए, ऐसा है, उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। सवाल ये नहीं है मैं किसके घर जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं। सवाल ये था कि हमारे घर आतंकवादी क्यों आए, आतंकवादी कैसे आ गए।
और जहां तक सवाल उनके घर के जाने का है, हमारी पार्टी के बड़े पैमाने पे नेता जा चुके हैं। और अगर आपको सूची चाहिए कौन कौन जा चुका है, तो एक कानपुर का हमारा साथी है, वो बता देगा। विजय कहाँ है? हाँ बता दीजिए कितने लोग जा चुके हैं, यहाँ खड़े होकर बता दो। हाँ देखिए वो भी गया था लड़का। आओ इधर आओ, इधर आइए, आ जाओ आ जाओ, यहीं से बता दो, यहीं से। महमूद जी गए, नूरी जी गए, विधायक जी, अमिताभ वाजपेयी जी गए, आगरनगर से विधायक हैं, मुनीर शुक्ला जी कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं, मैं लोहिया वानी के जिलाध्यक्ष हूँ, विजय यादव मैं गया हूँ। और इसके साथ साथ हाँ बताओ, तुम भी गए हैं, बताओ बताओ। लगातार घटनाओं माननीय विधायक है, अमिताभ वाजपेयी गए, जिलाध्यक्ष फैजल महमूद जी गए, हम लोग सारे वहाँ सब लोग गए। और जो खत्म हुए ये सतीश महाराज जी के जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके बहुत क्लोज में है, क्योंकि उनका सीमेंट का काम होता है बीच में। नहीं क्यों बात, हम लोग पहले वहाँ जा चुके हैं। अरे नहीं वो बातें नहीं, ठीक बस होगी बात। अच्छा सुनिए, एक मिनट। देखिए सवाल ये नहीं है इधर उधर वाली। देखिए दिल्ली से अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब ध्यान भटकाना चाहते हैं वो। एक मिनट, ए बेटा खड़े हो। हाँ, ध्यान भटकाना चाहते हैं वो लोग, वो ध्यान हटाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सवाल ये नहीं है कि मैं घर गया हूं नहीं गया हूं, या जाऊंगा नहीं जाऊंगा। सवाल ये कि आतंकवादी आपके घर कैसे आ गए। और सुनने में आ रहा है, जो उनके परिवारों के सदस्यों से सुनने में आ रहा है, जो और प्रदेश के जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है उनसे सुनने में आ रहा है। कहो तो उनके वीडियो में चलवा दूं। इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्रियों को क्या सुनना पड़ा। और सुनने में आ रहा है 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर। 1.5 घंटे तक कोई पहुंचा ही नहीं मदद के लिए। अस्पताल में पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो आप क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं, अमृतकाल चल रहा है, ये हमारा डंका बज रहा है, हम दुनिया की ये तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हैं। आप सोचिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बने जा रहे हो, आप किसी घायल को इलाज नहीं दे पा रहे हो। आप एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में कहा है राहुल गांधी को लेकर, वीर सावरकर को लेकर, कि इस तरह की स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। समाजवादी वीर सावरकर को क्या मानना है? देखो ये विषय बहुत लंबा है। देखिए हर महापुरुष से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए किसी को ठेस नहीं पहुंचे कोई शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अब ये आप अदरवाइज ले लोगे कि मैं एडवाइस राहुल जी को कर रहा हूं। खैर, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात की चर्चा थी, इस बात की बहस हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने स्वीकार किया था कि इस देश को उनकी पॉलिटिकल पार्टी एक सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री बनाने की दिशा में लेकर के जाएगी। उस समय बताओ किसने फंडिंग की थी उस कार्यक्रम की। तो जो लोग सेकुलर और सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे, आज बताइए वो कम्युनल हो गए कि नहीं हो गए। कितने कम्युनल हो गए। सोशलिस्ट की जगह वो कैपिटलिस्ट हो गए और इतना गैप पैदा कर दिया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतने बेरोजगार पैदा कर दिए इन्होंने और अर्थव्यवस्था इतनी खराब कर दी कि कुछ हाथों में सब कुछ चला गया। अगर उन हाथों में सब कुछ चला गया है तो आप कैसे, जो खाई पैदा हुई है अमीर और गरीब के बीच में, इतनी बड़ी खाई दुनिया में किसी देश में नहीं है जिस तरह से हमारे देश में पैदा हो गई है। ये बहुत बड़ा पुराना इतिहास है। अंग्रेज बना के गए थे एक फार्मूला, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल के ही न्यू में इनका पूरा दल है। जो जिस विचारधारा पे आप बात कर रहे हो, वो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने कभी पॉलिसी बनाई थी उसके न्यू में यही विचारधारा है। तो उसमें ये भी जोड़ देते कि ये डिजिटल कुंभ था, 66 करोड़ लोग कैसे आए थे ट्रेन बस अपनी गाड़ियों से, ये भी तो बता देते, डेटा भी तो दे दें उसका।
भाई अगर 66 करोड़ लोग आए थे, 66 करोड़ लोग आए थे, तो बच्चा 7th क्लास के ये भी तो जानना चाहेगा कि 66 करोड़ लोग बस से आए थे, ट्रेन से आए थे, पैदल आए थे। अब जैसे उदाहरण दूं मुख्यमंत्री जी का, अखबार में ऐड दिया उन्होंने कि 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। हमने पूछा ये झूठ के एक्सप्रेसवे कहां बन रहे हैं 17? तो उन्होंने प्रचार बदल दिया, उन्होंने कहा कि 7 और 6 बन रहे हैं। तो 4 बोले सपनों में। अभी आज के अखबार में पढ़ रहा था मैं, एक एक्सप्रेस वे हरिद्वार बनेगा, एक इधर बनेगा, एक उधर बनेगा। समय बचा नहीं है। 8 साल मना रहे हो आप, 00। 8 तब बनता है जब 2 जीरो हो। 8 साल 8 तब बनता है जब 00 हो, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर। और बचा नहीं समय कुछ भी। आखिरी बजट आना है और कितने एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं आप अखबार में पढ़ लो। तो आप भी तो गलत लिख देते हो। क्यों लिखते हो आप भी अखबारों में लिख देते हो। अच्छा, उनके हवाले तब ठीक है, अब जाने दो। रामजिया सुमन जी पर भी हमला हो रहा है। रामजिया सुमन जी पे भी हमला हो रहा है। हमारा पत्रकार साथी खड़ा है, बैठा है जो, इस पे भी हमला हो रहा है। बीजेपी वाले सब पे हमला कर रहे हैं।